हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सीसैट के 2 पैसेज। तो सॉरी मैंने कल डिस्कस नहीं किया, तो हम ऐसे ही करेंगे। एक दिन छोड़ के एक दूसरे दिन ऐसे डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए भी अच्छा खासा टाइम हो। बट आप प्रैक्टिस करते रहिए, हो सके तो मैं डेली करने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट आप प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िए, प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए यही कहूँगी। और हम क्वेश्चन देखते हैं। ये पैसेज है 1, तो इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज गिवन अबाउट। जो पैसेज दिया गया है उसमें से हमें बेस्ट रिफ्लेक्ट्स एंड लॉजिकल इन्फरेंस निकालना है। इन्फरेंस का मतलब ही होता है निष्कर्ष, तो वही हमें यहाँ पे अच्छे से निकालना है, सोच समझ के, विवेकपूर्ण कहते हैं इसको, लॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो पहले देखते हैं ऑप्शन ए में इन्होंने बोला है कि एम्पैथी शुड नॉट बी अ वन साइड अफेयर। मतलब एम्पैथी जो होती है वो एक साइड नहीं होनी चाहिए। अदर शुड आल्सो एम्पैथाइज विद अस, मतलब दूसरों को भी एम्पैथी देनी चाहिए, ऐसे ही बोल रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट बोल रहा है, ये याद रखिए कि एम्पैथी वन साइड नहीं होनी चाहिए, ये बोला है। सेकंड है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बैलेंस एम्पैथी। ये बोल रहा है कि डिफ़िकल्ट है एम्पैथी को बैलेंस करना। एंड द एफर्ट फॉर अदर अराइजिंग आउट ऑफ एम्पैथी फॉर देम। तो ये यहाँ पे डिफ़िकल्ट है एम्पैथी बैलेंस करना, इतना याद रखिए, ताकि आपको पैसेज में जब भी पैसेज पढ़ो तो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ समझ में आता है तो हमारा आंसर बनने के चांसेस होते हैं। सी बोल रहा है कि वॉइल एम्पैथी इज अ पावरफुल फोर्स फॉर बॉन्डिंग एंड सपोर्ट, इट रिक्वायर्स अ डेलिकेट बैलेंस। तो ये बोल रहा है कि जबकि एम्पैथी एक पावरफुल फोर्स है, किस लिए? बॉन्डिंग एंड सपोर्ट के लिए। तो इट रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करता है? डेलिकेट बैलेंस, बैलेंस रिक्वायर करता है, ये बोल रहे हैं। तो देखते हैं कि पैसेज में बिल्कुल इस तरह से कुछ कहा है। तो हमें तो इन्फरेंस निकालना है, मतलब निष्कर्ष निकालना है। और डी बोल रहा है कि एवरीवन हैविंग एम्पैथी इन अ रियल लाइफ फेसेस अ पैराडॉक्स लीडिंग टू एन अनबैलेंस्ड पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एवरीवन हैविंग एम्पैथी इन रियल लाइफ फेसेस अ पैराडॉक्स। तो क्या ऐसे बिल्कुल ये अनबैलेंस पर्सनल लाइफ हो सकती है, ये भी देखेंगे हम। तो देखो, जो ऑप्शन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होता है। कुछ और मैंने पहले भी आपको बताया और डेली यही बताती रहूँगी कि जितना पैसेज में कहा गया, जैसे कहा गया वही हमें मान के चलना है। कोई जीएस का, कोई हमारा दिमाग का मतलब जो भी हम लगाते हैं ना, दिमाग से अपनी निकालने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं करनी है। यहाँ पे जितना कहा गया है उसी को समझ के हमें आंसर निकालना है। और मैंने बोला है यार कि आपको अगर पैसेज समझ में नहीं आता है, ऐसे देखो, थोड़े से रियल एग्ज़ाम में थोड़े पैसेज डिफ़िकल्ट होती है, उसकी लैंग्वेज समझ में आना। एक्चुअली यूपीएससी की लैंग्वेज समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो क्वेश्चन सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, प्रीवियस ईयर के पैसेज देखें, उसमें से देखिए क्या वो लैंग्वेज आपको समझ में आती है। हम करेंगे प्रैक्टिस, नेक्स्ट मंथ से हम जस्ट पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि हमें वो लैंग्वेज और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आंसर निकाला जाता है, वो भी देखना है। हमें लॉजिक डेवलप करना है उसके अकॉर्डिंग। तो बट मैं प्रैक्टिस के लिए ये विजन आईएएस के टेस्ट यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, मतलब टेस्ट के पैसेज डिस्कस कर रही हूँ। होप कि आप, मतलब देखो, मुझे तो उम्मीद है कि आपने ऐसे ही किया होगा जैसे मैंने कहा है कि पीवाईक्यू के पैसेज देखना, उसकी लैंग्वेज देखना, ये बेसिक थिंग्स है, ये हमें पहले करना चाहिए। मतलब एग्ज़ाम के पहले करना चाहिए, प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले। मतलब प्रैक्टिस करते टाइम पे पहले ये देखने वाली चीज़ है कि लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कभी कभी ऐसे होता है ना, क्वेश्चन देखो वहाँ पे तो सॉल्व करते टाइम पे हम सॉल्व कर देते हैं, समझ में भी नहीं आता फिर भी सॉल्व कर देते हैं, लेकिन घर आके ठंडे माइंड से पढ़ने लग जाते हैं, थोड़ा सोच समझ के पढ़ने लग जाते हैं ना, तो वही करेक्ट आंसर निकल के आता है। और वो गलत हुआ होता है एक्चुअल पेपर में, और घर पे आके वो सही होने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम समझते ही नहीं ढंग से। वहाँ पे हमारे
एक तो टाइम प्रेशर रहता है कि टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी पैसेज के लिए थोड़ा टाइम अच्छा खासा लगता है, तो हमें वो ऐसे मतलब टाइम का भी प्रेशर होता है और स्पीड भी नहीं होती है हमारी। जो बेसिक थिंग्स होते हैं वो तो हम करके ही नहीं जाते हैं, सिर्फ पढ़ा, प्रैक्टिस की, हाँ अजम्पशन के ऐसे होते हैं, मतलब इन्फरेंस वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कर्व्स वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो इस तरह से हमें आंसर नहीं, मतलब क्या सही आ रहा है गलत आ रहा है ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि क्या हमें पैसेज समझ में आ रहा है, क्या हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है ये समझ में आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट होता है। लैंग्वेज, टाइम, स्पीड, ये सब मैनेज करना ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। और जब भी प्रैक्टिस करो ये चीज़ें पहले ध्यान में रखो कि हमें हमारी मतलब लैंग्वेज ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, मतलब ज़्यादा अच्छी करनी है, और स्पीड बढ़ानी है पढ़ने की। पैसे चाहे कितना भी बढ़ा आ जाए, लेकिन हमारी स्पीड 1 मिनट या 2 मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, वो भी एक्यूरेटली। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देरी नहीं करते। मैंने यहाँ पे बोला है ये हमारा 74 वाला पैसेज का क्वेश्चन है, और यहाँ पे नीचे पैसेज दे रखा है उन्होंने, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने वाले हैं। होप कि आपको पैसेज पूरा दिख रहा हो। और तो चलो देखते हैं पैसेज। तो ये बोल रहा है कि द पैराडॉक्स ऑफ एम्पैथी रिफ्लेक्ट्स द डुअल नेचर ऑफ दिस प्रोफाउंड ह्यूमन क्वालिटी। तो ये बोल रहा है कि ये एम्पैथी जो होती है वो रिफ्लेक्ट क्या करती है, डुअल नेचर, ह्यूमन का जो डीप नेचर होता है, कैसे होता है वो डुअल होता है, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। ये पैराडॉक्स ऑफ एम्पैथी यही रिफ्लेक्ट करती है कि ह्यूमन का नेचर जो है वो डुअल है, वो भी डीपली, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, ऑन वन हैंड एम्पैथी सर्व्स एज अ ब्रिज allowing us to connect with others on a deep emotional level। एम्पैथी क्या काम करती है, ये बोल रहे हैं कि एक ब्रिज का काम करती है, किसके बीच में, दो इंसान के बीच में, मतलब बिटवीन अस क्या कनेक्ट करने की कोशिश करती है एम्पैथी डीप इमोशनल कनेक्शन कनेक्ट करने की कोशिश करती है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में। इनका कहना है कि एम्पैथी एक ब्रिज का काम करती है, जो कि दो इंसान होते हैं, उनके जो इमोशन का जो लेवल होता है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, इट फॉस्टर अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन एंड अ सेंस ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी। ये क्या बड़ा, मतलब एम्पैथी की वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमारी कंपैशन मतलब दूसरों को हेल्प करना है, दूसरों को मतलब अगर वो किसी मुसीबत में है तो उसको निकालना, ये कंपैशन होता है। और अ सेंस ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी, इसको बढ़ावा देती है एम्पैथी, ये बोल रहे हैं। इसकी वजह से मतलब एम्पैथी की वजह से इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। हाउएवर, फिर भी देयर इज़ अ फ्लिप साइड टू दिस कॉइन, मतलब एम्पैथी एक कॉइन की तरह इन्होंने यहाँ पे प्रोवर्ब कहा है कि जैसे कॉइन के 2 साइड होते हैं, वैसे एम्पैथी एक साइड है, दूसरी साइड कुछ और ही है एम्पैथी की, ये बताना चाहते हैं यहाँ पे। एम्पैथी कैन आल्सो बी इमोशनली डिमांडिंग, इवन बर्डनसम, मतलब एक इमोशनल डिमांडिंग है। अगर आप इमोशनली फील करते हो तो आप सिंपैथी चाहते हो किसी और की, एम्पैथी चाहते हो किसी और की। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे एम्पैथी कैन मतलब हो सकती है, एज वी ओपन आवर सेल्व्स टू द एक्सपीरियंस एंड सफरिंग ऑफ अदर्स, मतलब जैसे कि दूसरों के लिए हम खुद को ओपन करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसके लिए we risk shouldering their pain, potentially leading to emotional exhaustion and burnout। तो हम ये रिस्क लेते हैं कि हम भी उनकी पेन में शामिल होने की कोशिश करते हैं, हम भी मतलब इमोशनली एग्जॉस्ट होने लगते हैं, बर्न आउट होने लगते हैं, ये बोल रहे हैं। इट्स अ रिमाइंडर दैट सेल्फ केयर एंड इमोशनल बाउंड्रीज आर एसेंशियल। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि इट्स अ रिमाइंडर दैट सेल्फ केयर एंड इमोशनल बाउंड्रीज आर एसेंशियल, मतलब खुद की केयर करना, जो इमोशनल बाउंड्रीज है वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं, allowing us to negate the complexities of empathy without being overwhelmed by its weight। तो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी निगेटिव चीज़ को या किसी निगेटिव एम्पैथी को अगर आप अलाउड कर देते हो तो इससे क्या होगा
आप खुद ही ओवरवेल्म हो जाओगे, आपके ऊपर ही बर्डन आ जाएगा, आपके ऊपर ही उसका वेट, मतलब उसके वेट से आप खुद ही बर्डन में आ जाओगे, ये बोल रहे। तो इसीलिए वो बोल रहे, रिमाइंडर इसीलिए दे रहे कि सेल्फ केयर और इमोशनल बाउंड्रीज भी ज़रूरी होती है। ज़्यादा इमोशनली किसी के ऊपर रिलाई नहीं होना चाहिए, ना ही किसी के इमोशनली चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। तो पूरे पैसेज में इन्होंने एम्पैथी के बारे में बोला है कि एम्पैथी एक अगर गुड साइन है, मतलब साइन नहीं, एम्पैथी एक गुड वैल्यू है, तो एक उसके मतलब निगेटिव भी उन्होंने बताया है, इसीलिए हमें बैलेंस करके चलना चाहिए, ऐसे ये बता रहे हैं यहाँ पे पैसेज में पूरे। तो निष्कर्ष यहाँ से निकल के आता है कि हमें सेल्फ केयर करनी चाहिए, इमोशनल बाउंड्रीज रखनी चाहिए, और मतलब हाँ ठीक है कि हम किसी दूसरों के दर्द को समझे, किसी दूसरों की इमोशनल जो भी उनकी सफ़रिंग है उसको समझ रहे हैं, लेकिन उसमें खुद को झोंक नहीं देना है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो चलो पैसेज में देखते हैं कि हमारा यहाँ पे हमें निष्कर्ष निकालना है ना, ये 4 ऑप्शन में से। तो पहला बोल रहा है कि यहाँ पे एम्पैथी शुड नॉट बी अ वन साइड अफेयर, नहीं होनी चाहिए। अदर शुड ऑल्सो एम्पैथाइज विथ अस। क्या ऐसे बोला है कि नहीं होनी चाहिए, एम्पैथी शुड नॉट बी अ वन साइड अफेयर, ऐसा कहीं पे भी उन्होंने नहीं बोला है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसकी बात नहीं की है इन्होंने तो एम्पैथी की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों भी बताई है, और उसको बैलेंस कैसे करके रखना चाहिए खुद को, मतलब सेल्फ केयर, इमोशनल बाउंड्रीज कैसे सेट करनी चाहिए, ये कितनी ज़रूरी है, ये बताया उन्होंने। तो ये तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं बनता है। सेकेंड है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बैलेंस एम्पैथी एंड द एफर्ट्स फॉर अदर्स राइजिंग आउट ऑफ एम्पैथी फॉर देम। क्या ये बोला है उन्होंने, पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि ये डिफ़िकल्ट है एम्पैथी को बैलेंस करना? नहीं, इन्होंने बैलेंस की बात तो पूरे इसमें की ही नहीं है, इन्होंने बिल्कुल नहीं की है। इन्होंने बस ये बोला है कि कितना ज़रूरी होता है कि सेल्फ केयर, इमोशनल बाउंड्रीज होना कितना ज़रूरी होता है अगर आप एक निगेटिव और पॉजिटिव एम्पैथी की बात कर रहे हो, तो ये बोला है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं बनता है, मतलब ये तो निष्कर्ष निकल के ही नहीं आता है। निष्कर्ष मतलब क्या आउटकम आ रहा है पैसेज से, मतलब जैसे एक स्टोरी होती है उसके लास्ट में हम निष्कर्ष देते हैं कि हमने स्टोरी से क्या सीखा है, वैसे ही यहाँ पे हमने पैसेज से क्या सीख ली है, यही देखना होता है हमें आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी देखो, वाइल एम्पैथी इज़ अ पावरफुल फोर्स फॉर बॉन्डिंग एंड सपोर्ट, बिल्कुल इन्होंने बोला है कि बॉन्डिंग एंड सपोर्ट के लिए एक पावरफुल फोर्स है एम्पैथी। इट रिक्वायर्स अ डेलिकेट बैलेंस, एक डेलिकेट बैलेंस की भी बात इन्होंने लास्ट में बोली है। तो देखते हैं हमारा डी ऑप्शन क्या है। एवरीवन हैविंग एम्पैथी इन रियल लाइफ फेसेस पैराडॉक्स लीडिंग टू एन अनबैलेंस पर्सनल लाइफ, ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो फालतू का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। तो हमारा अगर सही मायने में हमारा निष्कर्ष देखा जाए तो यही है, क्योंकि इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि एम्पैथी इज़ अ पावरफुल फोर्स फॉर बॉन्डिंग एंड सपोर्ट के लिए ये पावरफुल फोर्स है। और दूसरी बात है कि इट रिक्वायर्स अ डेलिकेट बैलेंस, डेलिकेट बैलेंस की बात इन्होंने ये की है कि सेल्फ केयर, इमोशनल बाउंड्रीज आर इसेंशियल अलाउिंग अस टू निगेटिव नहीं आ रहा है, नेविगेट है वो, नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी मैंने देखने में भूल की, नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एम्पैथी विदाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड। तो यहाँ पे उन्होंने पूरे पैसेज में यही बोला था कि क्या निगेटिव की एक साइड, मतलब एक पॉजिटिव साइड और दूसरी निगेटिव साइड होती है, तो उसमें कैसे खुद, मतलब एक रिमाइंडर रखना चाहिए कि सेल्फ केयर, इमोशनल बाउंड्रीज भी ज़रूरी होती है, और खुद को अलाउ करना चाहिए कि क्या मतलब एम्पैथी में कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और कितना हम उसमें खुद के ऊपर ओवरवेल्म होने दे देते हैं, ये बोला था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पे निष्कर्ष हमारा सी निकल के आता है। होप कि आपको समझ में आए, अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो देखो, पहले तो ये वर्ड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनकी मीनिंग क्या पूछा गया है ये इम्पॉर्टेंट होता है, और दूसरी बात ये होती है कि पैसेज में क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें निष्कर्ष निकालना होता है।
होप कि ये समझ में आए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन पैसेज देखते हैं हम यहाँ पे उसके ऊपर ये क्वेश्चन है जो ये बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द कर्व्स ऑफ द पैसेज। तो ये बोल रहे कि कर्व्स क्या है पैसेज का, मतलब बेस्ट रिफ्लेक्ट्स कर्व्स क्या है इसमें से, मतलब मेन थीम क्या है पैसेज की, तो ये देखना है हमें यहाँ पे। तो इन्होंने भी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में 75 के। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि जो डाइकोटॉमी है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स कैन बी सॉल्व थ्रू गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस। मतलब ये बोल रहे कि जो डाइकोटॉमी है और क्या बोलते हैं, डाइकोटॉमी जो है दोनों ग्रुप के बीच में, जैसे कि शेयर होल्डर होते हैं और स्टेक होल्डर होते हैं, तो उनके बीच में जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हो, अगर उसको सॉल्व किया जाता है कैसे, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। सेकंड है, देखते हैं पैसेज में ऐसा कहा है कि नहीं। सेकंड है, कंपनीज नीड टू कम अप विथ मैकेनिज्म फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाइल बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये बोल रहे हैं कि कंपनीज की ज़रूरत है कि वो अपना प्रॉफिट बढ़ाए, जबकि बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, और साथ ही शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है उसको भी बैलेंस करना। तो देखते हैं ये भी कहा है कि नहीं इसमें। सी है, गवर्नमेंट शुड रेगुलेट कंपनीज। गवर्नमेंट को कंपनीज को रेगुलेट करना चाहिए, वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर। जो भी शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स ग्रुप होते हैं उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कंपनीज को रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा, ऐसे ये बोल रहा है सी ऑप्शंस। तो डी ऑप्शन देखते हैं, द अब्सेंस ऑफ एथिकल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड्स टू अ डाइकोटॉमी बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर। तो ये बोल रहा है कि जो एथिकल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस होती है इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, वो अब्सेंस है बोल रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, डाइकोटॉमी बिटवीन दी इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर्स, तो वो लीड हो सकती है, मतलब बढ़ सकती है, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे डी। तो देखते हैं क्या पैसेज में ऐसा बिल्कुल कहा गया है कि नहीं कहा गया है। शेयर होल्डर्स ऑफन फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स। जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने एक कंपनी है सपोज, उसमें अगर पैसा लगाया है तो वो किसका होता है, शेयर होल्डर्स का होता है। बस समझने के लिए बता रही हूँ यहाँ पे, शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि अपना पैसा जितना लगाए, सपोज 1000 लगाए तो 2000 तो प्रॉफिट में आना चाहिए, ऐसा उनका मतलब वो एक मान के चलते हैं। प्रॉफिट होता है तभी तो कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा ना। तो यही बात ये बोल रहे हैं कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कोशिश क्या, उनका फोकस क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स एंड शेयर वैल्यूज। वाइल स्टेक होल्डर जो होते हैं, जिनका पार्ट है, जो कंपनी में स्टेक होल्डर होते हैं, उनका सच मतलब वो क्या चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि सच एज एम्प्लॉयज़ द एनवायरनमेंट एंड द ब्रॉडर कम्युनिटी में प्रायोरिटाइज एथिकल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। मतलब स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर जो होते हैं उनका अलग अलग अपनी अपनी सोच होती है, अलग अलग अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, ये बोल रहा है यहाँ पे। जैसे कि इन्होंने शेयर होल्डर की बोला गया, तो ये अपना प्रॉफिट चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, और जो स्टेक होल्डर होते हैं वो एम्प्लॉई और जो एनवायरनमेंट होता है या ब्रॉडर कम्युनिटी होती है उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं, ताकि उनका मतलब जो भी प्रैक्टिसेस हो रही वो एथिकल एंड सस्टेनेबल हो, इसीलिए वो प्रायोरिटीज़ पे इन पिलर को रखते हैं पहले, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया है, ऑन वन हैंड कंपनीज मस्ट डिलीवर रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स हु प्रोवाइड इसेंशियल कैपिटल मतलब पैसा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम एक साइड पे देखें तो कंपनीज को जो भी शेयर होल्डर पैसा देते हैं उनको रिटर्न में मतलब डिलीवर क्या करना चाहिए, कंपनीज मस्ट डिलीवर रिटर्न्स टू शेयर होल्डर हु प्रोवाइड इसेंशियल कैपिटल। मतलब जो भी कैपिटल वो प्रोवाइड करते हैं उनको अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर करना चाहिए, कंपनीज का ये काम होता है, ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं।
और से मतलब ऑन दी अदर हैंड पे अगर देखा जाए तो दे मस्ट कंसिडर द ब्रॉडर सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ देयर ऑपरेशंस। तो ये बोल रहा है कि अगर दूसरी साइड देखा जाए तो उनको ना कि जो ब्रॉडर सोशल एनवायरमेंटल जो भी इम्पैक्ट है उसको भी मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसको भी कंसिडर करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। अचीविंग दिस इक्विलिब्रियम, जो भी ये इक्विलिब्रियम मतलब समानता, जो भी इसको अचीव करना है, इज़ अ कॉम्प्लेक्स चैलेंज दैट कंपनीज, रेगुलेटर एंड सोसाइटी ग्रैपल with corporate governance mechanism serving as a critical tool to navigate this dichotomy effectively। मतलब ये जो डाइकोटॉमी है दोनों की, मतलब अलग अलग इंटरेस्ट जो है ये दोनों के, उसको रेगुलेट करना या उसको बैलेंस करना, उसका जो कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है उसको नेविगेट करना एक चैलेंज है, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। जो ये इक्विलिब्रियम जो लाना चाहिए स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर के बिटवीन, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, ऐसा बोल रहे हैं। बट अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस होगा, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो मेकैनिज़्म होगा, तो इससे ये चैलेंज जो है वो कम हो सकता है। अगर वो इफ़ेक्टिवली हम नेविगेट करें तो कम हो सकता है, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्लियरली इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखते हैं हमारा कर्स निकल के आता है कि हाँ, ये बोल रहे हैं कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर की इंटरेस्ट, उनकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग है, फिर भी और इनका इक्विलिब्रियम मतलब इनको एक समान पेज पे या समान पॉइंट पे लाना एकदम मतलब चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट नहीं बोला है, चैलेंजिंग है। बट अगर चाहे तो हम अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस का मैकेनिज़्म सर्व करेंगे तो इसको भी हम नेविगेट कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, ये बोला गया है। मतलब बेसिकली यहाँ पे मेन थीम यही आती है कि दी डाइकोटॉमी जो है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर कैन बी सॉल्व हो सकती है थ्रू गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो यही हमारा यहाँ पे कर्स निकल के आता है। दूसरे ऑप्शन तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बोल रहे कंपनीज नीड टू कम अप विद मैकेनिज्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बैलेंसिंग इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट कंपनीज, रेगुलेट की बात की है कंपनीज को रेगुलेट करने की, अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर। नहीं, बिल्कुल भी ये ऐसी बात नहीं की है। और डी बात है कि अब्सेंस ऑफ एथिकल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नहीं, लास्ट में तो उन्होंने बैलेंस के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इस्तेमाल किया है, मतलब इसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है। तो ये तो नहीं है कि एथिकल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए, बिल्कुल नहीं है। तो देखो हमारा, अगर आप पढ़ोगे ना, आप पैसेज पढ़ के अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि आंसर क्या है इसका। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर फिर भी आपकी डिफ़िकल्टी है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अभी तो हमारी प्रीलिम्स आने वाली है, तो प्रीलिम्स के बारे में ही पूछो तो बेहतर है। और जब भी हम मेंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आप मेंस के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।